इन दोस्तों, काल एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी का जो अभी वैकेंसी आया है उसके लिए जो एक सिलेबस हमने पूरा डिटेल बताया था, उसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिस सोशल सिक्योरिटी के बारे में। आज पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन। सिर्फ एक ही वीडियो में मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सोशल सिक्योरिटी का, ये पूरा कवर हो जाएगा। मैं पूरी डीप इसके अंदर जाऊँगा। तो सोशल सिक्योरिटी होता क्या है उसके जानने के पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो सोशल सिक्योरिटी को क्या डिफाइन करता है। तो जो आईएलओ है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वो सोशल सिक्योरिटी के बारे में ये कहता है कि जो भी हमारी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए एक सिक्योरिटी होना चाहिए। तो इट इज द प्रोटेक्शन दैट ए सोसाइटी प्रोवाइड। एक सोसाइटी प्रोवाइड करेगा टू इंडिविजुअल्स, एक आदमी को या जो घर में बैठी महिला है या हाउस होल्ड्स को, टू इंश्योर एक्सेस टू द हेल्थ केयर, कि उसके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड गारंटी इनकम सिक्योरिटी, कि वो इतना कमा सके कि वो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। आइदर जो व्यक्ति बूढ़े हो गए ओल्ड एज के लिए, या अनएम्प्लॉयमेंट जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, इन लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि गॉड ने जब हमें यहाँ भेजा है तो ये सबका अधिकार है कि यहाँ अच्छे तरीके से रह सके। सिकनेस, जो बीमार पड़े हैं उनके लिए। वर्क इंजरी, जो मान लीजिए कोई भी कंपनी या कहीं भी काम करे, अगर किसी कारणवश इंजरी हो जाता है तो उसे भी सिक्योरिटी प्रदान करना। मैटरनिटी, अगर कोई भी महिला कहीं काम करती हैं और उस समय उनको अदर बेबी होने वाला, कंसेविंग है या मैटरनिटी, तो उन्हें क्या सिक्योरिटी प्रदान करना। ठीक है। डिजेबिलिटी, कहीं भी काम करते हैं किसी कारणवश वो डिजेबल हो जा सकते हैं कि अगर आगे वो काम ना कर सके, तो इन सभी ग्रुपों को सिक्योरिटी प्रदान करना। आईएलओ ने बोला कि ये सोशल सिक्योरिटी सारे कंट्री को अपने अपने कंट्री में लगाना पड़ेगा। तो सोशल सिक्योरिटी देने का मकसद ये, मकसद हमने देख लिया कि क्या क्या है। अब किस प्रकार से ये काम करता है, कैसे करता है, जानने से पहले हम देखेंगे आईएलओ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब हुआ कि जो लेबर पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है उसका हेड है। इंटरनेशनल है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहा है, कंट्रोल करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी लेबर या कोई भी कंट्री ऐसा करने को बाध्य नहीं है, तो ये क्या करता है कि उस पर अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए प्रेशर डालता है। ठीक है। तो आईएलओ का अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएलओ का अभी डायरेक्टर जनरल कौन है। तो गिलबर्ट होंगबो, गिलबर्ट होंगबो। ठीक है। गिलबर्ट होंगबो अभी क्या है, तो डायरेक्टर जनरल है आईएलओ का। तो आईएलओ जब आया तो ये है क्या, तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एजेंसी है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन का ये एक एजेंसी है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन का ये क्या है, एक एजेंसी, एक पार्ट है। आपको बता देना चाहता हूं कि जो आईएलओ है सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड नेशन का, सबसे पहला एजेंसी, सबसे पहला और सबसे पुराना एजेंसी। अगर क्वेश्चन आए कि यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला और सबसे पुराना एजेंसी कौन है, तो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश कब हुआ था, फाउंड हुआ था अक्टूबर 1990 को, 1919 को, 1919 जनरली क्वेश्चन आएगा। 1919 ईस्वी में इसका फाउंडेशन हुआ था। काफी मोर देन 100 ईयर्स इसके हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट का। तो सबसे पुराना और सबसे पहला एक एजेंसी यूनाइटेड नेशन का कौन सा था, तो आईएलओ है। ठीक है। और इसके बाद बात किया जाए तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 187 कंप्लीट मेंबर इसमें है। पूरी कंट्री 193 भी है, लेकिन ये 4 अलग से है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 187 मेंबर इसके अवेलेबल हैं आईएलओ में। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर बात किया जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नोबेल प्राइज मिला था आईएलओ को, कब मिला था, तो 1969 को नोबेल प्राइज मिला था। किसको, आईएलओ को। आईएलओ को कब मिला था, तो 1969 को। 69 में से नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। इसका ऑफिशियल साइट क्या है, तो ILO.org। ठीक है। ILO.org इसका क्या है, ऑफिशियल साइट है। ठीक है। ये तो बात रहा, हमने देखा कि आईएलओ के बारे में। अभी जनरली आईएलओ और क्या कहता है कि जो सोशल सिक्योरिटी प्रदान होने चाहिए उसमें बेसिक ह्यूमन राइट तो आदमी को देना चाहिए। क्या देना चाहिए, कि ह्यूमन राइट क्या है, कि अपने अपने जीने के अधिकार है। तो उसमें ये जो सोशल सिक्योरिटी करता क्या है, तो बेसिक ह्यूमन राइट को प्रोवाइड करवाता है। उसमें एक और चीज़ क्या है कि UDHR, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है कि UDHR, आप नोट कर सकते हैं। UDHR का होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है।
तो आईएलओ ने क्या किया कि जो ये तो पूरे कंट्री को देखता है, इंडिया अपना देखता है, लेकिन ये पूरी कंट्री का हेड है। जैसे इंडिया में क्या है कि बैंकिंग सिस्टम चलता है, तो इसका सबसे बड़ा हेड कौन है? आरबीआई को किया गया कि आरबीआई में क्या होता है कि आरबीआई पूरे बैंक को कंट्रोल करता है। सेम आईएलओ क्या करता है, जितने भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में उसको एक कंट्रोल करता है, वहां से ऑर्गेनाइजेशन को देखता है कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब सोशल सिक्योरिटी हम समझ गए कि सोशल सिक्योरिटी है क्या, कि जो देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको क्या करता है, ये किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरीके से जीवन जिए, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन राइट के, तो उसको प्रोवाइड करवाना ही क्या कहलाता है कि हमारा सोशल सिक्योरिटी कहलाता है। ओके, तो अब देखेंगे हम कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बात क्या है, जो सोशल सिक्योरिटी किसी भी लोगों के लिए, किसी भी आदमी के लिए एक अम्ब्रेला का रूप में काम करता है। अगर मान लीजिए विकट परिस्थिति हो जाए, ऐसा स्थिति कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में और हम डिजेबल हो जाते हैं किसी भी कारण बस, तो अब क्या होगा, हमें रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो हमारी रोजी रोटी ये सोशल सिक्योरिटी जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये फॉलो करवाएगा कौन? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें क्या देगा, कुछ कुछ रियायतें देगी, कुछ फैसिलिटीज देगी, जो हमारे एक अम्ब्रेला के रूप में काम करेगा। ओके, सोशल वेलफेयर देखेगा, जो भी सोशल वेलफेयर मतलब समाज में वेलफेयर देखेगा, किसको क्या प्रोवाइड होना चाहिए, किस तरह से लोगों का जीवन यापन का जो तरीका है उसको बदला जाए। लिफ्टिंग द पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी को हटाने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी बनाया गया कि किसी कारणवश अगर कोई गरीब रह जाए तो उसको कैसे हम सही करेंगे। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंस जो है इसका सोशल सिक्योरिटी का अम्ब्रेला के रूप में काम करेगा, वेलफेयर देखेगा और लिफ्टिंग द पॉवर्टी करेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे जरूरत कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर सोशल सिक्योरिटी कहाँ जरूरत पड़ सकता है गवर्नमेंट को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहला कि राइज इन द पॉपुलेशन, जैसे ही पॉपुलेशन लेवल बढ़ता जाएगा तो सोशल सिक्योरिटी देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, लोग रोजगार नहीं मिल पाएंगे। तो जिसके सबसे बड़ा चीज़ क्या हो जाएगा कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो जरूरत है जब हमारा पॉपुलेशन लेवल राइज करेगा, निश्चित है कि भारत का पॉपुलेशन लेवल तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सोशल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी हो गया। राइज इन माइग्रेशन, अगर दूसरे कंट्री या दूसरी जगह से लोग क्या हो रहे हैं कि आपके कंट्री में आ रहे हैं तो उन्हें भी तो सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा ना। अगर आप, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, आपके यहाँ का नेशन जो होगा आपका, आपके घर का जो अंदर का जब ये नागरिक बनेंगे तो उसने आपको सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। यानी कि पहला पॉपुलेशन लेवल जैसे जैसे राइज करेगा सबको सोशल सिक्योरिटी देना। दूसरा क्या हो जाता है हमारा कि अगर माइग्रेशन दूसरी जगह से लोग आपके देश में आपके जगह पे आ रहे हैं तो उन्हें भी आपको सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि एजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा साथ में बूढ़े लोग भी बढ़ेंगे, जो ज़्यादा एज के हो जाएंगे तो काम करेंगे नहीं, तो खाए पिएंगे कैसे यार, उसे भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी में इनके लिए स्पेशली एजिंग जो पीपल है, ओल्ड एज पीपल, उनके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया गया। खासकर हमारे सोशल सिक्योरिटी कहीं का भी, नॉट ऑन इंडिया, सभी जगह ये हो रहा है कि जो बूढ़े लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उनको देखने वाला कोई है नहीं। ठीक है, पेंशन स्कीम्स वगैरह मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे स्कीम काम करता है। प्राइवेटाइजेशन, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, प्राइवेट गवर्नमेंट में अगर सपोज आप जॉब करते हैं तो आपका सारा कुछ सोशल सिक्योरिटी पहले दिया रहता है, लेकिन जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट में आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो इस सोशल सिक्योरिटी प्राइवेटाइजेशन वाले को कौन प्रोवाइड करेंगे, तो ये प्रोवाइड करेंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेंजर और रिस्क एंड वर्क प्लेस, मान लीजिए कोई ऐसा जगह जहां आप डेंजरस हो, जहां काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जहां रिस्क आपके लाइफ का है, तो वहाँ पर आपको इंश्योरेंस स्कीम देगा, कौन देगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय दिस सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से। ठीक है, आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए कोई भी नियम कोई भी कानून बनाए जाते हैं ऐसे तो बनाए नहीं जाएंगे, उसके लिए जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो लिखा होगा, लिखा कहाँ होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द वे। उसी में क्या होता है कि सारे प्रोविजन लिखे जाते हैं कि कैसे सोशल सिक्योरिटी को फॉलो करवाया जाए। तो सबसे पहले देखें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, सबसे पहले प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। प्रीएम्बल जो है प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही कहते हैं पूरे हमारा संविधान का सार, उसमें सब कुछ एक एक वर्ड वहाँ बहुत कुछ कहता है। तो हमारे प्रीएम्बल में सबसे पहला लिंगम इन इक्वलिटी, सबसे पहला इक्वलिटी, सबको क्या करना है, सबको बराबर रखना है। कोई भी स्कीम लाएंगे सभी के लिए लाएंगे, कोई माइनॉरिटी कोई मेजोरिटी नहीं, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम होगा सबके लिए अप्लाई होगा। दूसरा इनइक्वलिटी एंड स्टेटस, स्टेटस कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, सबको बराबर करना यहाँ पर पहला कर्म था। लेकिन क्या हुआ, अप्लाई तो हो नहीं पा रहा है इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन एटलीस्ट ऐसा स्टेटस रहे कि आप अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी कहता है कि हम आपको इतना तो हेल्प जरूर करेंगे कि आप दिन भर का खाना खा सकते हैं। 3 बेसिक चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान आपको मिल जाएगा। ठीक है,
रोटी, कपड़ा और मकान आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि रोटी तो नॉर्मल खाने के लिए सरकार ने ऑलरेडी प्रोवाइड राशन कार्ड दे चुका है। कपड़ा आप इतना पैसा आपको मंथली पेंशन या कुछ भी कर आप सोशल सिक्योरिटी के तहत दिया जाएगा कि आप कपड़ा पहन सकते हैं। बात रहा मकान, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत लोगों को आवास फ्री मुफ्त में दिया गया है। तो मतलब सरकार चाहती है कि आपका उत्थान हो, आप बेटरमेंट आपके लिए उन्होंने बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाए हैं। फिर इनइक्वलिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो इनइक्वलिटी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, उसको क्या करना, बराबर करना। इसका मतलब सबको एक जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना सोशल सिक्योरिटी का मकसद है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में प्रियम्बल में सब चीज़ का वर्णन किया गया है। बात रहा प्रियम्बल में तो लिखा गया, लेकिन हमारे भी तो कुछ राइट्स है कि हम अगर धरती पर आए हैं तो हमें कुछ अधिकार दिया गया जो स्वतंत्र दिया गया। तो उस अधिकार के लिए फंडामेंटल राइट में भी इसका जिक्र किया गया है, जिसके बारे में लिखा गया कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसा हमने बोला कि रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ एंड ऑथ, ये बेसिक नीड्स है। उसके अलावा कि आज भी होगी कि मेडिसिन, अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो मेडिसिन भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन नथिंग इज पॉसिबल है। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, साथ में मेडिसिन और एजुकेशन है, जरूरी है, जो बेसिक नीड्स है, जो है हमारा राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में लिखा हुआ। ठीक है, आर्टिकल 21 में लिखा है ये बेसिक नीड्स सरकार को भी चाहिए प्रोवाइड करना, और हम उसके लिए लड़ सकते हैं, हमारा अधिकार है। दूसरा डीपीएसपी जिसको बोला जाता है डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, हम फंडामेंटल राइट हमें लेना चाहिए। और बात रहा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, वहाँ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सारा क्या होना चाहिए, लेकिन इसको फॉलो कौन कराएगा, तो ये राज्य का काम है, स्टेट का काम है, ये कंट्री का काम है कि ये इम्प्लीमेंट कराए। तो आर्टिकल 38 में लिखा गया कि सरकार और जो राज्य है वो पीपुल के वेलफेयर को देखेगी, पीपुल के वेलफेयर को देखेगी कि जहाँ प्रॉब्लम है आर्टिकल 38 के अनुसार वेलफेयर देखेगी किसको, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं। आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है इक्वल राइट फॉर द लिवलीहुड्स, जीने के लिए जितने भी अधिकार हैं सबको बराबर मिलेगा। ठीक है, सबको बराबर अधिकार मिलेगा आर्टिकल 39 के अनुसार से, इक्वल राइट फॉर लिवलीहुड्स। आगे आर्टिकल 41 में क्या लिखा, सिक्योरिटी फॉर राइट टू वर्क, कि आप अगर कहीं भी काम करते हैं तो उसको सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, जनरली क्या गवर्नमेंट तो सिक्योर होता है, प्राइवेटाइजेशन को भी इसके अंतर्गत उसको सिक्योर करने का पूरा प्रयास किया गया। आपको ईएसआईसी का दिया गया, इंश्योरेंस स्कीम दिया गया, साथ ही साथ आपको प्रोविडेंट फंड का भी फैसिलिटी प्राइवेट वालों को भी दिया गया। आर्टिकल 42 क्या कहता है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मैटरनिटी रिलीफ, कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का कंडीशन कैसा है, उस कंडीशन को आपको सही करना है। ये सोशल सिक्योरिटी ने पूरी तरीके से जितने भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरा गाइडलाइन दे चुके हैं कि आपका ये एसओपी, जो भी एसओपी उसको आपको फॉलो करना है। तो अगर आर्टिकल 42 में क्या है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, जो भी महिला आपके अगर कर्मचारी हैं तो महिला कर्मचारी को आपको पूरी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर वो मैटरनिटी कंडीशन में जाती है तो यू विल हैव टू गिव सम रिलैक्सेस आल्सो टू हिम टू हर। ओके, आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर, जो भी वर्कर्स है उसको मिनिमम वेजेस एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस जनरली क्या होता है कि 6 मंथ और 1 ईयर इसको रेगुलेट किया जाता है। कोई भी कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी कंपनी या नॉर्मल कंपनी, उसको एटलीस्ट मिनिमम वेज तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये जो हमारा सोशल सिक्योरिटी है कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब कि कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि ये जितने भी फैसिलिटीज़ हैं इसका जो खर्च होगा, भार होगा, स्टेट और सेंट्रल दोनों पर खर्च होगा। तो ये कौन सा लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। क्या क्या है, तो ट्रेड यूनियन, कोई भी ट्रेड यूनियन बनाता है उसका खर्च या कुछ भी होगा तो कौन देखेगा, दोनों मिलकर देखेंगे, स्टेट और हमारे सेंट्रल। इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स अगर कुछ होंगे तो कौन दो सारे विवाद को, तो राज्य और हमारा देश का जो सेंट्रल है ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसका विवाद को, डिस्प्यूट को खत्म करेंगे। सोशल इंश्योरेंस सबको देगा। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए स्टेट भी काम करेगा, साथ में सेंट्रल भी काम करेगा। वेलफेयर ऑफ लेबर कंडीशन, कैसा कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों अपना अपना पॉलिसी लाएंगे। स्टेट का अलग पॉलिसी होता है, सेंट्रल का अलग पॉलिसी होता है। कंपनसेशन, अगर मान लीजिए कोई भी कर्मचारी का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो कंपनसेशन देना। ओल्ड एज पेंशन का आपका इंतजाम करना, मैटरनिटी बेनिफिट देना, ये सारे काम क्या थे, कंकरेंट लिस्ट में आते हो। ये किसके अंदर में आएंगे, तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर में आएंगे। अब आगे देखेंगे राइज इन अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। ठीक है, जनरली अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो भी हमारे नीड्स में जैसे क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ता जा रहा है, लोग छोटी छोटी कंपनी खोले जा रहे हैं, इतनी कंपनियां हो गई ये सारी अनऑर्गेनाइज है क्योंकि वो फॉलो करता नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को।
जो भी ऑर्गेनाइज होगा वो क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को पूरा फॉलो करेगा। मिनिमम वेजेस देना, ईएसआईसी खुलवाना, ई प्रोविडेंट फंड का इंतजाम करना, और जितने लोकल नीड्स हो गए, बेसिक राइट्स हो गया, उसको फॉलो कर। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सोशल सिक्योरिटी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। राइजिंग गरीबी तो बढ़ता ही जा रहा है और साथ में इनइक्वलिटी बढ़ता है। ये सब खत्म कब होगा, जब हम सोशल सिक्योरिटी को पूरी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो सोशल सिक्योरिटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कैसे करा सकते हैं, तो बहुत सारे जो पॉलिसीज़ है हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। कैसे पेंशन स्कीम लाया गया, कैसे प्रोविडेंट फंड को सबके लिए खोला गया, बहुत सारे स्कीम्स है, ये हमने बेसिक बताया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक एक कर एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं अगला जो टॉपिक है क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कितने प्रकार के सोशल सिक्योरिटी होते हैं। सबसे पहले ग्रेच्युटी दी जाती है लोगों को कि जब हम रिटायर्ड होते हैं तो कुछ अमाउंट दिया जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। दूसरा ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसमें जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन का जुगाड़ किया जाता है, इंतजाम किया जाता है कि जैसे ही रिटायर्ड 60 साल के ऊपर हो जाते हैं तो काम करने की स्थिति में ना होने के कारण कैसे उनका रोजी रोटी चले, उसके लिए गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम स्टार्ट किया है। हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस की, भाई अगर मान लीजिए किसी का हेल्थ ख़राब हो जाए या मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए अलग से इंश्योरेंस स्कीम है। मैटरनिटी बेनिफिट्स होता है, मैटरनिटी बेनिफिट, इसमें क्या होता है कि जो महिला कार्यरत होती है उसमें उनको क्या बेनिफिट दिया जाता है कि अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन में जब बेबी होने वाला था तो उनको क्या कुछ प्रोविज़न दिए जाते हैं, कुछ महीने की लीव दी जाती है। क्या दी जाती है मैं आगे बताऊँगा। डिजेबिलिटी बेनिफिट दी जाती है। ये डिजेबिलिटी बेनिफिट ये भी टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी है कि जो बेनिफिट जो दिए जाएंगे डिजेबिलिटी बेनिफिट में, इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी अपंग हो जाए, डिजेबल हो जाए तो उनको कुछ बेनिफिट इंश्योरेंस दिया जाता है और साथ ही साथ उनको कुछ स्कीम है जिसमें उनको कुछ पैसा दिया जा सकता है कि भविष्य जो उनका हो बढ़िया हो। मिनिमम वेजेस तो देना है, ये एक्ट बनाया गया कि जिसमें कोई भी अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं वेज लेबर हो या कोई भी, उनको मिनिमम वेज एक क्राइटेरिया दिया गया है और प्रत्येक 6 महीने के बाद जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या करते हैं, इसको अमेंड करते हैं, बट उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। जो भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड जो भी सेक्टर है आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 6 प्रकार के जो है टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब इसी में गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज लाते रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कौन सा स्कीम आया। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, वया वंदना योजना आया, ठीक है। इसका सारा डिस्क्रिप्शन मैं बाद में बताऊंगा, एक एक टॉपिक करके मैं उसको कवर करूंगा। लेकिन अभी क्या करते हैं कि क्या क्या स्कीम है वो देख लेते हैं। तो जो ओल्ड पेंशन के लिए वया वंदना योजना है। दूसरा इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ठीक है। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना आता है इसके अंतर्गत, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है। वयोश्री योजना ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड भी आया, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, ठीक है। ये सारे क्या है, तो जो भी ओल्ड एज में प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए है। आगे इंटीग्रेटेड प्लानिंग आया। इंटीग्रेटेड में क्या है, जो हमारा स्टेट और सेंट्रल दोनों इस पर काम करेगा ओल्ड पेंशन के लिए, जितने भी बूढ़े लोग हैं उनके पेंशन के लिए, ठीक है। बात किया जाए अगर कि किस प्रकार से लोग फ़ायदा, मतलब जो भी हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लाएगी, तो सबसे पहले जो है ईपीएफओ की फैसिलिटी आपको देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जो भी लेबर या जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको ईपीएफओ का फैसिलिटी देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ फॉर द प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है ईएसआई का। ईएसआई का है तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो ईएसआई का क्या इंश्योरेंस देना तो पड़ेगा ही अगर आपके अंदर कोई भी काम कर रहे हैं। तो ये दो फैसिलिटी जनरली जैसे रिक्रूटमेंट होता है कहीं पर भी, तो सबसे पहले ईपीएफओ को लाया जाता है, दूसरा ईएसआई में उसको इंश्योरेंस करवाया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे पेंशन स्कीम का, तो कौन कौन से पेंशन स्कीम है। अटल पेंशन स्कीम था, अटल पेंशन स्कीम। ये क्या है कि जो भी जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट में बाहर से क्या पेंशन खुलवा सकते हैं, पेंशन करवा सकते हैं। तो पहला अटल पेंशन
स्कीम आया। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 2008, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2008 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये लाया गया। उसके साथ में ही आम आदमी बीमा योजना भी आया। क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, सारे क्या है। दूसरा क्या, आम आदमी बीमा योजना ये भी लाया गया। सारे क्या इंश्योरेंस के अंदर में आता है, सिक्योरिटी है हमारी, ठीक है। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो आया उसके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एक्ट लाया गया था जो 1970 में लाया गया था। इंपॉर्टेंट है कि द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रजिस्ट्रेशन एंड एबोलिशन एक्ट जो लाया गया था 1970 में लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद महिलाओं के लिए कुछ योजना लाए गए थे, जैसे स्वधर गृह स्कीम, ठीक है, योजना ये लाया गया था। उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था कब लाया गया था, तो 1961, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लाया गया था, तो 1961 में लाया गया था। उसके अलावा जनानी शुभ लक्ष्मी, ठीक है, जनानी सुरक्षा कहते हैं ना, जनानी सुरक्षा योजना लाया गया था। इसके बाद LIC लाया गया था नॉर्मल लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LIC कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1956 में हुआ था। उसके बाद अंतिम देखेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब, 2013 में लाया गया था। इसके अंदर फूड सिक्योरिटी के बारे में ये सारे टॉपिक मैं एक एक करके कवर करूँगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, कितनी योजनाएं, कितने स्कीम्स इंडिया ने लाया है। उसके अलावा इतने सारे पॉलिसीज होने के बाद भी हमारे यहाँ ना पॉवर्टी कम हुआ, ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, ना ही हमारे जो राइजिंग जो कंडीशंस है वो भी सही नहीं हो पाया। तो रीज़न क्या था, तो बहुत सारे चैलेंज हैं हमारे पास। सबसे पहले लैक ऑफ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम तो ले आ जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि स्कीम है क्या। तो यानी कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते हैं, गांव में और शहर में भी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता, सबसे पहला। दूसरा क्या है कि जो भी लैक ऑफ डिलीवरी मशीन, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ स्कीम लाए जाते हैं उसको दूसरी जगह पहुँचाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, गाँव में या कहीं भी जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्योंकि इलिटरेट लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि स्कीम उनके लिए लाया गया, ठीक है। दूसरा करप्शन, कि अगर फंड रिलीज हो जाता है सेंटर के द्वारा, कितना भी पैसा रिलीज होता है, तो क्या होता है पूरी की तरह से ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अधिकतर करप्शन में ही लोग पैसे इसको क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, जिसके कारण पूरी सुविधा मिल नहीं पाती है। दूसरा अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी कहिए या लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है क्योंकि शुरू से जो हमारे यहाँ चलते आ रहा है क्या है कि पॉलिसी तो आती है, इम्प्लीमेंट होते नहीं है, मिलते नहीं है, इसीलिए लोग इस पर ध्यान देना छोड़ दिया। अवेयरनेस नहीं है लोगों को। और लैक ऑफ डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है, मैन पावर भी नहीं है कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से क्या कर सके, डिलीवर कर सके। तो ये हमारे चैलेंज होने के कारण क्या होता है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं हमारे पूरा नहीं हो पाते, जितने भी स्कीम्स आते हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो इस स्कीम को पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। जैसे अभी देखा कि सारे लोगों को खाता खुलाया गया और जितने भी स्कीम, जितने भी पैसे आते हैं उसको डायरेक्ट बेनिफिट में क्या ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी था। लेकिन अब जो देखेंगे अगले जो टॉपिक है उसमें पूरी तरीके से पर्टिकुलर हम एक एक सिंगल टॉपिक लेंगे, स्कीम्स लेंगे, योजना लेंगे और उसको पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कैसा लगा आपका वीडियो? सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।